और आपको जैसे कि लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि मेन कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ये सर आपका पार्ट 1 है। इसमें आप देख रहे हैं कि लेवल 1 के इसमें क्वेश्चन मिलेगा। और सबसे पहले हम लोग पिछले वीडियो में जो देखे थे, इसमें ग्राफ का हम एक बेसिक देख लेते हैं। और ये जो ग्राफ था आपका, इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें x था, इसका नाम आपका x डैश था, और ये y था, और ये आपका y डैश था। हमने आपको बताया था कि आपका ओरिजिन होता है सर, और इसको मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। इसका निर्देशांक 0,0 होता है, जबकि हम यह भी जानते हैं कि इधर पॉजिटिव होता है, जबकि इधर आपका नेगेटिव होता है। फिर अपवर्ड में चलते हैं तो पॉजिटिव होता है, जबकि डाउनवर्ड में चलते हैं तो फिर आपका ये नेगेटिव हो जाता है। आगे यदि हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, तो आज हम लोग चलेंगे इसका मेन कंसेप्ट, मतलब कि जो फैक्ट होगा। तो ध्यान दें, और एक वैसे फैक्ट जिससे हमेशा आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आस्किंग किए जाते हैं। जैसे कि फैक्ट 1 जो है सर, हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर, बात को ध्यान से समझेंगे, एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक का मान, एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक का मान 0 होता है। एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक का मान 0 होता है। अगला कंसेप्ट है सर आपका वाई अक्ष पर, बात को ध्यान से समझेंगे, वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक का मान, एक्स निर्देशांक का मान 0 है या होता है, 0 है या होता है या होगा। जैसा क्वेश्चन आएगा आप बना सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कंसेप्ट नेक्स्ट का, बात को आप समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x,0 होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि x अक्ष पर y का मान आपका 0 होगा। x अक्ष पर y का मान 0 होगा तो ये y होता है और y का मान 0 हो गया। अगला कंसेप्ट ये बताया जाता है कि y अक्ष पर, बात को ध्यान से समझेंगे और आप प्रयास करें कि नोट्स बना ले तो और ज़्यादा बेटर होगा। y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0,y होता है, 0,y होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि y अक्ष पर x निर्देशांक का मान 0 होता है। आगे यदि हम बात करते हैं तो इसी क्वेश्चन को अदर भाषा में पूछा जाएगा कि y अक्ष पर स्थित, बात को ध्यान से समझेंगे, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु में, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु में x निर्देशांक का मान क्या होता है, x निर्देशांक का मान क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, आप देख रहे हैं कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु में, तो y अक्ष पर एक बिंदु अभी यहाँ पर दिखाया गया था आपका, जिसमें x निर्देशांक का मान 0 था, अतः इसका आंसर जो होगा 0 होगा। अगले कंसेप्ट की दुनिया में यदि हम चलते हैं तो सेम वैसे ही एक्स अक्ष पर, बात को समझिएगा, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु में, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु में वाई निर्देशांक का मान क्या होता है, y निर्देशांक का मान क्या होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु में, तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है या y निर्देशांक का मान 0 होता है, अतः इसका आंसर 0 होगा। अगला कंसेप्ट की दुनिया में यदि हम इंटर करते हैं तो आप बात को समझने का प्रयास करेंगे। मूल बिंदु का निर्देशांक, ध्यान दें, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो इसका जो आंसर होगा 0,0। आगे यदि हम बात करते हैं तो बात को आप समझने का प्रयास करें कि मूल बिंदु में ध्यान दें, मूल बिंदु में
x तथा y निर्देशांक का मान क्या होता है। तो अभी आपको बताते चले यहाँ पर कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो जिसको सूचित करते हैं 0,0 होता है, अर्थात इसका x निर्देशांक का भी मान 0 होगा और y निर्देशांक का भी मान 0 होगा। हम जानते हैं कि इसमें x को भुज के नाम से जानते हैं, जबकि y को हम लोग कोटि के नाम से जानते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मूल बिंदु में भुज का भी मान 0 होता है और कोटि का भी मान 0 होता है। आगे यदि हम बात करते हैं तो इसका एक मेन कंसेप्ट होता है जिसको आप बात को ध्यान से समझने का प्रयास करें। मूल बिंदु में ध्यान दें, मूल बिंदु में भुज और कोटि का मान दोनों 0 होता है। मूल बिंदु में भुज और कोटि का मान दोनों 0 होता है। बार बार आप इस ग्राफ का रिकॉलिंग करते रहेंगे, इससे आपको एक कंसेप्ट क्लियर होते रहेगा। बात को समझें। इधर हम चलते हैं राइट साइड और इधर होता है लेफ्ट साइड। ऊपर जाते हैं जिसको आप अपवर्ड के नाम से जानते हैं, जबकि नीचे जाते हैं तो डाउनवर्ड के नाम से जानते हैं। इसको x कहते हैं, इसको x डैश कहते हैं। ये y होता है, ये y डैश होता है। इधर पॉजिटिव होता है जबकि इस साइड निगेटिव होता है। ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव होगा, फिर नीचे चलेंगे तो आपका निगेटिव होगा। और इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं जिसको O से सूचित करते हैं। इसका निर्देशांक 0,0 होता है। सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला। बात को समझें। एक वैसे फार्मूला जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपकी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके जो सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है या जो फार्मूलाज हैं वह क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम एक ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, बात का आप समझने का प्रयास करेंगे। एक ग्राफ को ड्रॉ किया गया, आप जानते हैं कि इसको x कहते हैं और इसको x डैश, ये y है और ये आपका y डैश है। इसको O कहते हैं और इसका निर्देशांक 0,0 होता है। इधर हम जानते हैं कि एक बिंदु यदि हम P ले लेते हैं, एक बिंदु P लेते हैं जिसका निर्देशांक x, y है। तो बताइए अब O से अर्थात मूल बिंदु से P के बीच की दूरी क्या है। मूल बिंदु से P के बीच की दूरी क्या है, अर्थात OP बराबर क्या होगा। तो OP बराबर जो सूत्र होता है x² + y² होता है। तो जब भी आपसे पूछा जाता है कि बताइए किसी मूल बिंदु से किसी बिंदु तक के बीच की दूरी निकालें, तो उसके लिए एक ही सूत्र है, OP बराबर √x² + y²। आगे यदि हम चलते हैं तो अगला सूत्र क्या होता है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात को आप समझने का प्रयास करें। यदि हम लेते हैं कि एक बिंदु A है और एक बिंदु आपके पास यहाँ B है। यहाँ पर यदि दो बिंदुएँ हैं A और B, A का निर्देशांक x1, y1 है, जबकि B का निर्देशांक x2, y2 है। और यदि इसके बीच की दूरी पूछा जाता है जिसको आप D कह सकते हैं, डिस्टेंस। तो AB, ध्यान दें, AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी D = क्या होता है। तो बात को समझें। इसके लिए हम दो फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, या इसको एक अदर तरीका से भी आप देख सकते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आगे यदि हम बात करते हैं तो इसका अगला जो मेन कंसेप्ट और एक बहुत बेहतरीन सूत्र जो होगा, यदि हम मान लेते हैं कि दो बिंदु आपके पास A हैं और एक बिंदु यहाँ पर आपके पास B है। A का निर्देशांक x1, y1 है, जबकि B का निर्देशांक x2, y2 है। अब आपसे कहा जाता है कि इसके बीच में यदि कोई बिंदु P है जिसका निर्देशांक x, y है, तो AB, बिंदु AB के मध्य बिंदु का निर्देशांक x, y ये जो होता है x1 और x2 दोनों को हम ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, फिर आपके पास ये y1 है और ये y2 हैं, तो y1 + y2/2। तो यहाँ से आपका x वाला के साथ x आएगा और y वाला के साथ ही आपका y आएगा। आगे यदि हम बात करते हैं यहाँ पर,
तो एक अगला कंसेप्ट क्या है, बात को आप समझने का प्रयास करेंगे कि जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो क्या है सर। यदि हम बात करते हैं कि आपके पास एक ट्राइंगल दिया गया है, सभी बच्चे बात को ध्यान से सुने और प्रयास करें कि नोट्स बना ले तो और ज़्यादा बेटर होगा। आपके पास एक ट्राइंगल ABC जिसका नामकरण कर दिया गया, इसका निर्देशांक x1, y1 है। आगे बात करते हैं x2, y2 हैं। आगे बात करते हैं x3, y3 हैं। अब आपसे कहा जाता है कि इसके बीच में जो उपस्थित G हैं, G का मतलब होता है गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र। तो अब यहाँ हम बात करते हैं, ध्यान दें, G का निर्देशांक, G का निर्देशांक अर्थात गुरुत्व केंद्र का जो निर्देशांक होता है G x, y इज इक्वल टू, ध्यान दें यहाँ पर x1 है आपके पास, x2 है, x3 हैं, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 और बटा 3। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर y1 है, y2 है, y3 हैं, तो यहाँ पर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 हो जाएगा। और ये आपका जो है G का निर्देशांक का सूत्र होता है, सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो बिंदु P जिसका निर्देशांक x1, y1 है, एवं आगे बात करते हैं आपका, जैसे कि इसको हम P1 लेते हैं तो इसको आप P2 ले सकते हैं, इसका निर्देशांक x2, y2 हैं, को ध्यान दीजिएगा, अन्य बिंदु P x, y जो है m अनुपात n के अनुपात, इसको हम लोग पढ़ते हैं m और n के अनुपात। इसको पढ़ने का जो तरीका है, m n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। अर्थात यदि आप फिगर को देखना चाहें तो आप बात को ध्यान से समझने का प्रयास करें और इसके फिगर को आप समझें। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो आपके पास एक रेखा खंड है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये P1 है और ये आपका P2 है। इसका निर्देशांक x1, y1 है, जबकि इसका निर्देशांक x2, y2 है। यहाँ आपको नज़र आ रहा है सर P है और देखिए x, y है। अब इस भाग को हम लोग m के नाम से जानते हैं और इस भाग को हम लोग n के नाम से जानते हैं। और तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं सर कि n जो लागू होता है पहले बिंदु के लिए, जबकि m लागू होता है दूसरे बिंदु के लिए। बात को आप समझने का प्रयास करें, m जो है दूसरे बिंदु के लिए, जबकि n जो है पहले बिंदु के लिए लागू होता है। इस स्थिति में अंतः विभाजित जब करता है तो इसलिए बात को ध्यान से समझें, x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। आगे बात करते हैं y के लिए, तो y बराबर जो होता है my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। अब जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि अंतः विभाजन में प्लस का प्रयोग करते हैं, जबकि बाह्य विभाजन में हम लोग माइनस का प्रयोग करते हैं। अगला, जब m बटा n का मान पॉजिटिव आता है, ध्यान दें, जब m बटा n का मान पॉजिटिव आता है या होता है तो अंतः विभाजन होगा। इस बात को खूब बढ़िया से गहराई ढंग से समझें। यदि जब m बटा n का मान क्या होगा, पॉजिटिव, क्या सुने आप, पॉजिटिव होगा, तो यह कौन सा विभाजन होगा, अंतः विभाजन होगा। यदि हम बात करते हैं कि इसी कंसेप्ट में यदि आपसे बाह्य विभाजन कहता, जब बाह्य विभाजन ध्यान दें, जब बाह्य विभाजन होता है, तो जब बाह्य विभाजन होता है तो इस स्थिति में बात को ध्यान से समझें, आपका चित्र यही रहेगा, फिगर में कोई चेंजिंग नहीं किया जाएगा। तो जब बाह्य विभाजन होता है तो इस स्थिति में जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस और माइनस होता है तो प्लस, अर्थात x बराबर mx2 माइनस nx1 बटा m माइनस n। आगे बात करते हैं कि y इज इक्वल टू, ध्यान दें, my2 माइनस ny1 बटा m माइनस n।
अब बात को समझें कि ये जो आपका चित्र है ये अंदर है तो अंतःविभाजन जब इसको हम बाहर करते या तो राइट करते या लेफ्ट करते, इससे आपका बाह्य विभाजन होता है। चलिए तो आगे चलते हैं। जब m/n का मान निगेटिव होता है तो बाह्य विभाजन होता है। निगेटिव होता है तो बाह्य विभाजन होगा। आपने सही सुना है कि जब m/n का मान नेगेटिव होता है तो बाह्य विभाजन होगा। इस बातों पर केयर करेंगे, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये जो है ट्रिपल स्टार के रूप में होता है और इससे क्वेश्चन रेलवे में बहुत आस्किंग किए जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो आगे हम कंसेप्ट की बात करते हैं और इसमें आप सभी बच्चे ध्यान दें। यदि हम बात करते हैं कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी जो है इसका लेवल 1 का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है और आगे हम बात करते हैं इसका लेवल 2 का जो कंसेप्ट है आपको अगले वीडियो में मिलेगा। बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर जैसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो शून्य होता है कब, जब बिंदु संरेखीय होता है, उस मैटर पर हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद में हम बात करें त्रिभुज के क्षेत्रफल पर हो गया, स्लोप पर हो गया। इस तरीक़े से विभिन्न प्रकार के जो मेंस के लिए कंसेप्ट होता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। और उसके बाद में हम बात करते हैं कि आपका पार्ट 2 आएगा। अगला वीडियो जो होगा मेंस के लिए पार्ट 2 आएगा और उसके बाद में एक और आपका आएगा जिसका नाम पार्ट 3 में हम लोग केवल क्वेश्चन लेकर के आएंगे। उसमें केवल क्वेश्चन होगा जिसमें पूरी तरीक़ा से मिसलेनियस क्वेश्चन होगा और उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही तक के लिए और उसके बाद में हम फिर अगले वीडियो में बात करते हैं।